हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक बेंचर टू सिविल सर्विस। ये एलएसडब्ल्यू का सीरीज है जिसमें कि पूरा लेबर एंड सोशल वेलफेयर का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाके देख लीजिए यदि नहीं देखे हैं तो। ये सेकेंड वीडियो है। ठीक है, संविधान में श्रम से संबंधित प्रावधानों को आज हम लोग देख रहे हैं। ये सिलेबस का थर्ड पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन है। मैं वो जान के छोड़ दिया हूं, जब आप पूरा एक्ट कवर कर लेंगे तो हिस्ट्री पढ़ने में आपको इजी होगा। सिलेबस का जो सेकेंड चैप्टर है उसको हम बाद में देखेंगे और थर्ड चैप्टर पे मूव करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लेबर से रिलेटेड प्रोविजंस है। इसके लिए हम पहले देखेंगे सोर्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया हुआ है, ये कहाँ से लाके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। सेकेंड देखेंगे प्रियम्बल, प्रियम्बल में क्या क्या है। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या है। डीपीएसपी डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बहुत सारे प्रोविजंस जो कि लेबर से रिलेटेड है। फिर शेड्यूल 7, देखिए टोटल 12 शेड्यूल है और शेड्यूल 7 में डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये तीनों लिस्ट में इस लिस्ट में लेबर से रिलेटेड प्रोविजंस आपको मिलेंगे और उसके साथ कौन डील करता है। ठीक है, और अदर पार्ट्स के प्रोविजंस। इस चारों के अलावा बहुत संविधान में ऐसे जगह कुछ कुछ प्रोविजंस लेबर से रिलेटेड दिया हुआ है, उसको हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जितने हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक क्या की है और उसका कितना फायदा सोसाइटी को पहुंचा है। और फिर देखेंगे कॉन्स्ट्रेंट, क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या हर्डल इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लागू करने में हुआ है। और फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे कि मेंस आंसर राइटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है और किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए लिखते वक्त, सो दैट मैक्सिमम मार्क गेन किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम बात करें तो पहले इसको थोड़ा समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल कोड क्या होना चाहिए। डेमोक्रेटिक होना चाहिए। गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, और दोनों में एक फेडरल रिलेशन होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये डिसाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। फिर ये भी डिसाइड करती है कि पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जितना भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं उसको कितना पावर किसको दिया जाना चाहिए, क्या क्या ड्यूटीज दिया गया है, ये भी संविधान डिसाइड कर रहा है। संविधान को बोला जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, कि कोई भी लॉ बनेगा तो संविधान को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। और संविधान पावर कहां से लेता है? पावर लेता है पीपल से। कॉन्स्टिट्यूशन टेक द अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, एंड पीपल ऑफ इंडिया का मतलब हो गया सिटीजन, एंड सिटीजन का पार्ट ये है लेबर। तो कहने का मतलब है इनडायरेक्टली लेबर से ही अथॉरिटी ले रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अथॉरिटी फ्रॉम लेबर, कॉन्स्टिट्यूशन टेकिंग द अथॉरिटी फ्रॉम लेबर एंड प्रोटेक्टिंग द लेबर बाय मेकिंग द लॉ। इस बात को समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर ले रहा है लेबर से ही। ठीक है, और फिर लेबर के लिए ही कानून बना के लेबर को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जब भी सिटीजन का बात आएगा कहीं भी तो सिटीजन का ही पार्ट है लेबर। ठीक है, तो आप उसको ऐसे कोरिलेट करके देखिए, जब भी सिटीजन का बात आएगा तो उसी का पार्ट है लेबर। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आप जब भी इस प्रोविजन को लिख रहे हैं तो ये एक डायग्राम बना सकते हैं। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कुछ प्रोविजंस तो डायरेक्ट आपको ड्राफ्टिंग मिल जाएगा कि जब ड्राफ्ट हुआ तो तब दे दिया गया, और कुछ 1950 के बाद आपको कमिंग ईयर्स में अमेंडमेंट के बाद इंक्लूड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे 43A। ठीक है, 43 में क्या था? 43 में था लिविंग वेज की बात किया जा रहा है, और 43A में वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो ये बाद में 1976 में ऐड किया गया आई थिंक। ठीक है, तो कुछ प्रोविजन देखते हैं कि जो डायरेक्ट आपके संविधान में लाया गया। कहाँ से लाया गया? तो ब्रिटिश रूल से लाया गया। ब्रिटिश रूल के जो भी प्रोविजंस थे उसमें से जो चीज़ अच्छा था उसको लाया गया, जैसे चाइल्ड लेबर से रिलेटेड प्रोविजंस, है ना। फिर उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, आईएलओ का गठन 1919 में हो गया था। ठीक है, तो आईएलओ के जितने भी रिकमेंडेशन एंड कन्वेंशंस थे उससे जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे उसको उठा के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। यूएनओ से रिलेटेड, यूएनओ के ह्यूमन राइट्स से बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड है। डिवीजन ऑफ पावर का भी जो पॉइंट था उसी हिसाब से शेड्यूल 7 में लेबर के प्रोविजंस को डिवाइड किया गया। कुछ चीज़ों को यूनियन को दिया गया, कुछ को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। तो ये सब डायरेक्टली आपके लेबर के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के स्रोत हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इनडायरेक्टली
कौन ऐसा चीज चाहे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है जो इसको इम्पैक्ट किया है। तो नेशनल लेवल पे आप तो नेशनल मूवमेंट का बात कर सकते हैं, जिस हिसाब से लेबर का पार्टीशन बढ़ा तो इसका इम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन पे भी हुआ और लेबर का प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। उसके अलावा इंडायरेक्ट बात करें तो रशियन रेवोल्यूशन में सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस का बात कहा गया कि पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब हुआ कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा भी हो, किसी का गवर्नमेंट हो, चाहे वो मोदी का हो कि ममता बनर्जी का हो, लेकिन पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। देखेंगे कैसे इसको इंप्लीमेंट किया गया आगे। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया इक्वालिटी, ठीक है, और अमेरिकन रेवोल्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। तो ये सभी चीज इनडायरेक्ट रूप से आपके प्रोविजंस को इंपैक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में डालते वक्त। अब मेन कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं तो देखिए ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कभी भी इस प्रोविजन पूछे तो ये 5 चीज आप डाल सकते हैं। प्रियम्बल में लेबर से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या है, डीपीएसपी में क्या क्या है, शेड्यूल 7 में क्या है और अदर्स पार्ट्स में क्या है। प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में आपको मिलेगा कि इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाने की बात कही गई है। और वेलफेयर स्टेट कब बनेगा, जब सिटीजन को हम वेलफेयर प्रोवाइड करेंगे, और सिटीजन का पार्ट ही लेबर होता है। तो बिना लेबर के वेलफेयर को इंश्योर किए बिना इंडिया को हम वेलफेयर स्टेट नहीं बना सकते। सोशलिस्ट का मतलब है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है टू एंड पॉवर्टी, डिजीज एंड इनइक्वालिटी। तो पॉवर्टी को खत्म करने के लिए हमें मिनिमम वेज देना पड़ेगा लोगों को, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ऑक्यूपेशनल डिजीज से लेबर को प्रिवेंट करने के लिए फैक्ट्री एक्ट लाया गया है। फैक्ट्री एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन है और इनकेस डिजीज हो गया तो उसके लिए कंपनसेशन का मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। और इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इक्वल ट्रीटमेंट टू मैन एंड वुमेन का बात आपको सभी ऑलमोस्ट सभी एक्ट में मिल जाएगा जो भी लेबर से रिलेटेड है। जब डेमोक्रेटिक वैल्यू की बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, देखिए ट्रेड यूनियन एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यू की बात करें तो लेबर से रिलेटेड ट्रेड यूनियन का हम बात कर सकते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, देखिए प्रमोशन ऑफ लेबर राइट्स, इससे आपका लिबर्टी को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे प्रमोट किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स एंड लेबर राइट्स। और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को इंश्योर करने के लिए डिसेंट वर्क एंड अब्सेंस ऑफ बॉन्डेड लेबर को यदि इंश्योर कर लिए तो डिग्निटी इंश्योर हो सकता है। तो कहने का मतलब है जो भी प्रियम्बल में ये सब वर्ड दिए हुए हैं, जो कीवर्ड है वो आपका डायरेक्टली रिलेटेड टू लेबर है। तो फंडामेंटल राइट्स आपको पार्ट 3 में दिया हुआ है, आर्टिकल 12 से 35 तक। और ये जो राइट है ना, वो राइट किसको दिया गया है, सिटीजन को दिया गया है अगेंस्ट स्टेट। स्टेट का कोई भी ऐसा एक्शन है जो कि सिटीजन के राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट सिटीजन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकती है जस्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करता है फंडामेंटल राइट कि कैसा भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, इंडिविजुअल को जस्टिस मिलेगा अपार्ट फ्रॉम देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो ये स्टेट के अगेंस्ट देता है, ठीक है। और यदि वायलेट हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक दिया हुआ है, लेकिन 12 से 35 में सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखेंगे कि लेबर से रिलेटेड, देखिए ऑलमोस्ट सभी सिटीजन से रिलेटेड है तो लेबर से रिलेटेड होगा, लेकिन हम देखेंगे ऐसे एक्ट जो कि डायरेक्टली लेबर से रिलेटेड हो, ठीक है। तो आर्टिकल 14 देखिए, आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। इसका मतलब इंप्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों को हमेशा इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। बोथ विल बी ट्रीटेड इक्वली अपार्ट फ्रॉम देयर इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल 15 की बात करें तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड सेक्स, ठीक है। मैन एंड वुमेन को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए इक्वल नॉमिनेशन एक्ट 1976 भी लाया गया है, ठीक है। 16 की बात करें, आर्टिकल 16 है तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मैन और वुमेन को बराबर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, चाहे किसी और रिलीजन का हो, किसी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। जब हम किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 19A(C) की बात करें तो राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन एंड यूनियन, जो कि ट्रेड यूनियन को प्रमोट करता है। इसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जस्टिफाई करता है। आर्टिकल 21, एवरी पर्सन हैज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये ह्यूमन राइट्स एंड लेबर राइट से रिलेटेड है, और ये फैक्ट्री एक्ट 1948 में आपको दिखेगा।
ठीक है, जब हम आर्टिकल 23 की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, फोर्स लेबर, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट 1976 लाया है। देखिए आप यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि जब फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ की जरूरत ही नहीं है, कोई भी एक्ट नहीं भी होगा तो भी जो फंडामेंटल राइट्स है वो डायरेक्ट आप कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा सकते हैं, तो फिर ये एक्ट बनाने की क्या जरूरत है? लेबर के लिए फोर्स किया जा रहा है या फोर्स लेबर का कहीं एग्जिस्टेंस है तो इंडिविजुअल को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मूव करना पड़ता और फिर जस्टिस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कोई एक्ट होने से जस्टिस फास्ट हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 24 की बात करें तो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, और चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एक्ट 1986 आपको पता ही होगा, इसको लागू किया गया था। तो कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट से जब भी ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन तो आप 7 टोटल जिक्र कर सकते हैं, 7 आर्टिकल का, 14, 15, 16, 19, 21, 23 एंड 24। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है और पार्ट 4 में ये दिया हुआ है। और ये क्या है? ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सिटीजन, वहां क्या था? राइट ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, यहां है ड्यूटी ऑफ स्टेट, स्टेट का ऑब्लिगेशन है कि क्या सिटीजन को प्रोवाइड करना है, और इसे बोला जाता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। और इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट। देखते हैं आर्टिकल 38, देखिए आर्टिकल 38 कहता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, और पीपल का पार्ट है कौन? लेबर। तो लेबर के लिए सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर का बात यहाँ पे होगा, और इसके लिए आप देखेंगे एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है और ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 है, जो कि सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है। 39A की बात करें तो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो मिनिमम वेज से लाइवलीहुड मिल जाएगा उनको, ठीक है। 39D क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 इसके लिए लाया गया। देखिए जो जो प्रोविजंस है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या एक्ट आया है, तो खास करके एक एक एक्ट आपको पता होना चाहिए। 39C की बात करें तो कह रहा है कि स्टेट टू सिक्योर द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर, यदि हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू हुआ तो उसका इलाज सही से हो जाए, तो हेल्थ एंड स्ट्रेंथ उसका मेंटेन रहेगा, और उसके लिए आपका इंश्योरेंस एक्ट 1948 है। आर्टिकल 41 की बात करें तो राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केसेस। ये पब्लिक असिस्टेंस का मतलब हुआ कि जैसे पेंशन मिलना, ठीक है, इंश्योरेंस मिलना, कंटीजेंसी यदि इंडिविजुअल के लाइफ में आ रहा है तो उससे रिलेटेड उसे कोई ना कोई बैकअप मैकेनिज्म होना चाहिए। 42 की बात करें तो कह रहा है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ठीक है, जो कि फैक्ट्री वगैरह में देखते होंगे बहुत ही इनग्रेव सिचुएशन रहता है, बहुत ही गंदे में लोग काम कर रहे होते हैं, अनह्यूमन कंडीशन होता है, तो ये प्रोविजन कहता है कि ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होना चाहिए। तो इसके लिए क्या आया था? देखिए फैक्ट्री एक्ट के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एंड मैटरनिटी रिलीफ के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 आया, ठीक है। तो आर्टिकल 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 43 की बात करें तो राइट टू लिविंग वेज, कि मिनिमम लिविंग वेज मिलना चाहिए, तो ये मिनिमम वेज एक्ट 1948 एंड पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 से इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मिनिमम वेज ये इंश्योर करेगा कि मिनिमम वेज कितना मिलना चाहिए, और पेमेंट ऑफ वेज ये इंश्योर करेगा कि पेमेंट कब मिलना चाहिए और अनऑथराइज डिडक्शन नहीं हो, ठीक है। 43A की बात करें तो ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट लाया गया सो डेट बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज हो सके, और ये 1976 में ऐड किया गया था ये प्रोविजन 43A, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर अमेंडमेंट किया गया और बहुत सारे कमिटी बनाया गया, ठीक है। देखिए शेड्यूल 7 है डिवीजन ऑफ पावर, इसमें सभी का पावर, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का पावर को डिवाइड किया गया, और इसके लिए 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट होता है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर स्टेट, यूनियन लिस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड कंकरेंट लिस्ट में दोनों आ सकते हैं, यूनियन भी आ सकता है और स्टेट भी आ सकता है। लेकिन यदि स्टेट का कोई लॉ है
और उसके ऊपर यदि सेंटर अपना लॉ बना दी तो वो लॉ स्टेट के लॉ को सुपरसीड कर जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो एंट्री नंबर 55, 61 और 65 में आपको यूनियन लिस्ट से रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। और कंकरेंट लिस्ट जिस पे दोनों बना सकता है 22, 23 एंड 24। तो ये याद रखना बहुत आसान है, 22, 23 और 24 ये तीन ही है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। देखिए ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड प्रोविजंस दोनों बना सकते हैं। ठीक है, फिर सोशल सिक्योरिटी और सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस पे भी दोनों बना सकती है। और 24 की बात करें तो वेलफेयर ऑफ लेबर है, इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, कंपनसेशन, ओल्ड एज पेंशन एंड मैटरनिटी बेनिफिट। तो ये सारे प्रोविजन देखेंगे, अधिकांशतः प्रोविजंस आपके कंकरेंट लिस्ट में है। जब भी किसी से सवाल पूछा जाता है कि लेबर किसका पार्ट है तो सभी लोग बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट का। देखिए कंकरेंट लिस्ट का मैक्सिमम पार्ट 90% पार्ट कंकरेंट लिस्ट में ही है, लेकिन कुछ पार्ट आपका यूनियन गवर्नमेंट का भी है कि जो कि यूनियन लिस्ट में है, रिलेटेड टू यूनियन एम्प्लॉइज। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यदि यूनियन एम्प्लॉइज का हुआ तो यूनियन गवर्नमेंट के एक्ट से ही उसका निवारण होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका प्रोविजंस लेबर से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा ये चार प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और शेड्यूल 7 के अलावा और कहाँ मुझे लेबर से रिलेटेड प्रोविजंस मिलेंगे। तो आर्टिकल 256 एंड 256 एंड 257 में क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट कैन गिव द डायरेक्शन एंड एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेबर लॉ। ठीक है, तो इसमें मिल जाएगा आपको 256, 257 में यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट को या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। ठीक है, एंड 258 है डेलीकेट द राइट टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिसर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। ठीक है, कि यूनियन गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर या रिप्रेजेंटेटिव को राइट दे सकती है कि आप इस लॉ को इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड सुप्रीमेसी ऑफ सेंट्रल लॉ, जब भी दोनों लॉ का टकरार होगा तो सेंट्रल लॉ का सुप्रीमेसी हमेशा रहेगा। तो कहने का मतलब हम लोग देखिए प्रियम्बल से रिलेटेड प्रोविजंस देखें, प्रियम्बल में क्या क्या है लेबर से रिलेटेड, फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड देखें, फिर डीपीएसपी से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है। तो खास करके डीपीएसपी में बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्ट भी आपको मिलेगा जो कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट। तो खास करके डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स एंड प्रियम्बल ये तीन तो आप हमेशा याद रखिए, तीन हमेशा आप लिखें। उसके अलावा आप शेड्यूल 7 का जिक्र कर सकते हैं और ये अदर प्रोविजंस तो है ही। तो टोटल 5 ही पार्ट है, इस 5 पार्ट को आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं इसके रास्ते में। देखिए प्रियम्बल में बहुत बड़े बड़े शब्द लिखे हैं। ठीक है, कि वेलफेयर स्टेट बनाना है, सोशलिज्म कायम करना है, लेकिन क्या ये इन्फोर्सेबल है? नो। इस वर्ड को आप ले जाके गवर्नमेंट से या कोर्ट में जाके इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, तो इसका औचित्य थोड़ा कम हो जाता है। फंडामेंटल राइट की बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छा बात लिखा हुआ है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मूव करना पड़ेगा यदि कोई इस राइट को वायलेट कर रहा है तो। और वायलेट कौन कर रहा है? वो गवर्नमेंट एजेंसी ही होना चाहिए। ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये राइट हमें मिला है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एजेंसी कोई भी इस को वायलेट कर रहा है तब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए। आपको जस्टिस मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, डीपीएसपी से रिलेटेड प्रोविजंस बहुत सारे आपको दिखे और बहुत सारा एक्ट दिखा होगा, लेकिन एक्ट तो बन जाता है, लेकिन उसका एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए फिर बहुत सारा रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन बनेगा तभी इसको एक्ट को इंप्लीमेंट कर देंगे। देखिए एक्ट बन गया, लेकिन एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा रूल और रेगुलेशन चाहिए। तो रूल एंड रेगुलेशन डिफिशिएंसी इन द एक्ट इनेक्टेड वाया डीपीएसपी, जैसे कि आप मैटरनिटी बेनिफिट की हम बात करें एक एग्जांपल, तो 61 में एक्ट आ गया लेकिन रूल 63 में आया, तो उससे पहले वो इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। यहाँ तो 2 साल का गैप है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिसमें 8-8 साल 10-10 साल का गैप हो जाता है और तब जाके उसका रूल आता है। ठीक है, फिर अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन पावर टू द सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस ड्राफ्टिंग के टाइम आ गया, उसके बाद बहुत सारा अमेंडमेंट मान लीजिए सपोज गवर्नमेंट करना चाह रही है तो स्टेट का उसमें रोल ही नहीं है, सेंटर ही कर पाएगी। तो ठीक है, उसका स्कोप क्या हो गया? लिमिटेड हो गया, स्टेट का अपना रोल ही नहीं है ना। और ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट इज रिस्ट्रिक्टेड इन द लेबर प्रोविजंस,
स्टेट का ऑटोनॉमी यहाँ कम हो जाता है, बिकॉज क्या है कि जब भी स्टेट कुछ करने का कोशिश करे और सेंटर यदि उससे बड़ा कोई कानून बना दे उसी सब्जेक्ट पर, तो सेंटर का कानून इंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। और एट द फाइनली इम्प्लीमेंटेशन इज द की। बहुत सारा एक्ट है, बहुत सारा कानून बना हुआ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर दिए गए हैं, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पे नहीं जाएगा, ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंचेगा, तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। तो कहने का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी एसेंशियल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 66 बीपीएससी में पूछा गया था, 25 नंबर का ये क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू लेबर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डू यू थिंक दैट दिस प्रोविजन आर सफिशिएंट टू हैंडल द वेरियस लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडिया, कमेंट। ठीक है, तो इसमें 2 डायरेक्टिव वर्ड है। पहले तो देखिए कभी भी कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, तो पहले तो डायरेक्टिव वर्ड को सबसे पहला काम है कि अलग करना है। तो यहां पर है एक्सप्लेन, ठीक है, और यहां है कमेंट। तो 2 डायरेक्टिव वर्ड पहले अलग कर लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन का कितना पार्ट है। प्रोविजंस रिलेटेड टू लेबर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, एक पार्ट यहाँ हो गया और दूसरा पार्ट है डू यू थिंक दैट दिस प्रोविजन सफिशिएंट है कि नहीं है, ठीक है, टू हैंडल द लेबर प्रॉब्लम। तो दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। अब इस पार्ट को ही कितने पार्ट में भाग सकते, देखिए 25 नंबर का है ना, तो 5 सब हेडिंग्स यदि आप लिख दिए ना, 5 सब हेडिंग्स डाल देंगे, तो हर एक का 5-5 का नंबर पकड़ लीजिए, तो आपको सफिशिएंट नंबर मिल जाएगा, अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आप मेंस इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो डायरेक्टिव वर्ड देखते हैं एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन का क्या है कि एक्सप्लेन का मतलब होता है फुल डिस्क्रिप्शन, मतलब स्टार्ट टू एंड, किसी चीज का व्याख्या करना है। तो व्याख्या कैसे करेंगे, जब हर एक पहलू को बताएंगे, उसको इलोबरेट करेंगे अच्छे से, ताकि सामने वाले को समझ में आए, है ना। तो एक्सप्लेन इसको बोलते हैं। और कमेंट, कमेंट में प्रेजेंट योर व्यू, किसी जैसे कि फेसबुक पे कमेंट करते हैं एज सिंपल एज कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, और आपको सजेशन दे सकते हैं क्या बेटरमेंट के लिए, ठीक है। तो फेसबुक पे जैसे कमेंट करते हैं लाइक दैट ही ये भी कमेंट आप समझ लीजिए इजी भाषा में, ठीक है, प्रेजेंट योर व्यू। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, लेबर प्रोविजन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के एक इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, और तब फोकस कीजिए मेन बॉडी पर। मेन बॉडी में आपको क्या क्या लिखना है, देखिए पहला जो क्वेश्चन का पार्ट था इसमें प्रोविजंस पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रोविजंस आप पहले लिखिए। तो प्रोविजंस में पहले आप हिस्टोरिकल पार्ट लिख दीजिए कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से सोर्स क्या क्या लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो जो एक डायग्राम था उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्विकली। और प्रोविजंस गिवन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, शेड्यूल 7 हो गया, तो ये सब आप इसमें अच्छे से लिखिए। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट पे आ जाइए, डू यू थिंक दैट दीज प्रोविजन आर सफिशिएंट, ये प्रोविजन सफिशिएंट है क्या, कभी नहीं होगा, सफिशिएंट तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या इतना दिन से 70 साल से हम क्या कर रहे थे, तो कुछ सफिशिएंट दिखाइए, कुछ इनसफिशिएंट दिखाइए, और फिर इनसफिशिएंट को कैसे हम सफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है पहले लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और एग्जिस्टिंग एक्ट क्या है और उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, कि कौन कौन से एक्ट, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और उससे रिलेटेड सॉल्यूशन के लिए क्या क्या एक्ट बनाया गया है अभी तक, ठीक है, और उस एक्ट और प्रॉब्लम को मिक्स करके उसका एनालिसिस लिखिए कि हाँ इस प्रोविजन में यहाँ पर सफिशिएंट है, लेकिन इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए अभी भी एक्ट सफिशिएंट नहीं है, और फिर अपना सजेशन दीजिए। सजेशन में आप जब भी सजेशन देते हैं तो जरूर ध्यान रखिए किसी कमिटी का रिपोर्ट, ILO, ये सबको हमेशा आप कोट करते रहें, ठीक है। उसके कन्वेंशन, जैसे कोर कन्वेंशन से रिलेटेड 2 कोर कन्वेंशन अभी तक हम लोग रेटिफाई नहीं किए, तो ये सब हमारा अनसफिशिएंट वाले में कहीं भी आप लिमिटेशन में डाल सकते हैं। और फिर फाइनली कंक्लूजन, एक अच्छा कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन में जब भी आप लिखें तो अभी जो 4 कोड बन रहा है ना, तो उसका मेंशन आप जरूर करें, ठीक है, सेकेंड लेबर कमीशन का मेंशन जरूर करें, तो ये सब कंक्लूजन में आप डाल सकते हैं और इससे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी ये वीडियो पूरा अच्छा लगा और ये क्वेश्चन लिखने का तरीका समझ में आया हो, तो आप एक आंसर लिखिए, जैसा भी लिख पाए लिखिए और टेलीग्राम ग्रुप में डालिए, ठीक है। मैं इवोलेट करके बताऊंगा कि क्या क्या उसमें गलती है और कैसे आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ एनी वे दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू आउट, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।